दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेखन कला और शहरी जीवन। ये इसका पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले पार्ट 1, 2, 3 देख लेना, तभी ये पार्ट समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 4 अब हम पढ़ने वाले थे। हमने मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया, उसके जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा, जीवन यापन के बारे में पढ़ा हमने। तो आज हम पार्ट 4 में शुरू करने वाले हैं मेसोपोटामिया का शहर, इनके मेसोपोटामिया के शहर के बारे में मतलब जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। अब ये बस्तियाँ होती है, एक छोटी छोटी जगहें होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और इनमें कई तरह के शहर थे, जैसे मंदिरों के चारों ओर विकास हुए वाले शहर, व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित शहर और शाही शहर। यानी कि हम 3 प्रकार के शहर पढ़ने वाले। पहला मंदिरों के चारों ओर, दूसरा व्यापार का केंद्र और तीसरा शाही शहर। तो अगर मैं बताऊं तो व्यापार का केंद्र यहाँ पर मारी और उर को कहा गया है। ठीक है, तो अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं पहले मंदिरों वाले शहर। ठीक है, इनके मंदिर के चारों ओर विकसित हुए वाले शहर। तो यहाँ पर लिखा है, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाना या उनका पूर्ण निर्माण करना शुरू कर दिया था। यानी कि जब लोग बाहर से आकर मेसोपोटामिया में बसने लगे थे तो लोगों ने क्या करा, यहाँ पर मंदिरें बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और फिर क्या बना, उन मंदिरों के आसपास ही क्या हुआ, जब लोग आकर बसने लग जाते तो क्या बनता है, बस्तियाँ बनती हैं, फिर गांव बनते हैं, फिर शहर बनने। ठीक है, ऐसे। फिर मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिर साधारण घर की तरह होते थे। घर की तरह क्यों होते थे? क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। क्योंकि मंदिर मतलब जो मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वो साधारण घर की तरह होते थे। क्यों? क्योंकि जैसे जो भी देवी देवता होता था, मंदिर उनका घर ही होता था। इसलिए मंदिर की बाहरी दीवारी कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिर की विशेषता थी। ठीक है, तो मंदिर की विशेषता क्या थी कि उसके जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की मुड़ी हुई होती थी उसकी जो दीवार है। ठीक है, और यह मंदिर की विशेषता है। साधारण घर की दीवारों में ऐसा नहीं था। तो अगर पूछ लिया जाए कि मंदिर वाले घर और साधारण घर में क्या डिफरेंस था, तो उनकी दीवार यानी कि जो मंदिरों की दीवार होती थी वो भीतर की ओर होती थी और बाहर से थोड़ी मुड़ी होती थी। लेकिन साधारण घरों में ऐसा नहीं था, वो नॉर्मली रहता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, देवता का पूजा केंद्र बिंदु होता था। देवता जो था वो पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न में दही मछली लाते थे। यानी कि अब आप सोचते होगे कि दही मछली कौन चढ़ाता है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग वो होते हैं। जैसे आप अगर केरल में देखोगे, यानी कि आप भारत के दक्षिणी हिस्से में जाओगे तो आपको केरल में दिखेगा देगा कि मांस मच्छी चढ़ाए जाते हैं भगवान को। उसी प्रकार से ये जो था ना, तो यहाँ पर भी ना देवी देवताओं को अन्न में या फिर भोग में कह सकते हो दही और मछली लाते थे। ठीक है, तो याद रखना आपको, भोग में दही मछली लाते थे। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास था। यानी कि मंदिर जो था अलग अलग देवी देवताओं का निवास था। जैसे उर को चंद्र देवता कहा जाता था। ठीक है, उर जो चंद्र देवता था। ठीक है, इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और ये उस समय के साथ बड़े होते गए। इनके ये जो मंदिर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, और जब मतलब जो मंदिर जो थे वो ईंटों से बनाए जाते थे और धीरे धीरे इनका विकास होने लगा और ये समय के साथ बड़े होते गए ये मंदिर। ठीक है, अब नई सामाजिक संरचना। ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाते थे। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक विपत्तियाँ
विपदाओं की स्थिति में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते थे। कई मानव निर्मित समस्याएं भी, जैसे धाराओं के ऊपर इलाकों को और निचले वालों के बीच जमीन और पानी के बार बार झगड़े हुआ करते थे। जो मुख्य लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे। ठीक है। समुदाय के कल्याण पर ध्यान के तहत ही नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित की गई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजा और मंदिर के बीच संबंध। इनके अब नेक्स्ट टॉपिक होता है किस किस प्रकार से राजा और मंदिर जो थे उनके बीच में संबंध था। तो युद्ध विजेताओं, यानी कि युद्ध विजेता मुख्यतः राजा ही जो था वो युद्ध विजेता होते थे। ठीक है। ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया था। यानी कि जो भी युद्ध में जीतता था, जो राजा था, वो क्या करता था, देवी देवताओं को कीमत मतलब बहुत महंगी प्रीशियस चीज़ें जो था वो देवी देवताओं को अर्पित कर देता था, यानी कि दे देता था। ठीक है। जिससे क्या हुआ, समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ जाती थी। यानी कि जब राजा जीतता था तो खुशी के अवसर पे क्या करता है, देवी देवताओं को सुंदर सुंदर भेंट देता था और कीमती, जिससे क्या होता था, जो देवी देवताओं की जो मंदिरें थी वो सुंदरता से बढ़ जाती थी। ठीक है। राजाओं ने अपने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। ठीक है। राजा ने क्या करा, राजा ने अपने लोगों को उत्कृष्ट पत्थर और धातुओं को लाने के लिए भेज दिया जो देवी देवताओं को लाभ पहुंचाते थे। ठीक है। राजा ने ग्रामीण और अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सके। युद्धबंदियों को, स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। यानी कि जो युद्धबंदी होते हैं, कि जो युद्ध में हार जाते हैं तो उन्हें युद्धबंदियां बना ले जाते थे। तो युद्धबंदियां और जो स्थानीय, यानी कि जो आम जनता होती थी, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग जो थे, लोकल लोग, तो उनको क्या था, मंदिर का काम करना पड़ता था, यानी कि एक ज़रूरी चीज़, यानी कि अनिवार्य थी। ठीक है। और कृषि कर भले ही ना देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। यानी कि अगर वो कृषि का कर ना दे, यानी कि कृषि के लिए टैक्स ना दे, वो चलेगा, लेकिन मंदिरों में काम करना ज़रूरी था। ठीक है। फिर आता है, एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया। यानी कि 1500 आदमियों ने 5 साल तक 10 घंटे काम किया। आप सोच सकते हो कि 5 साल तक वो काम चला मंदिरों का, मतलब इतने डिटेल और इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिरों के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुट गए थे। यानी जो शासक के हुक्म होते थे, यानी शासक यानी कि राजा के जो अंदर आते थे, वो क्या करते थे, पत्थर खोदते थे, जिससे खनिज निकालते थे और ईंटें लाते थे और दूर देशों में जाकर क्या थे, मंदिरों को सजाने के लिए, उस मंदिरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दूर देशों से क्या लाते थे, सामान लाते थे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है मंदिरों के निर्माण की कला और प्रौद्योगिकी विकास। तो मंदिरों के निर्माण की कला में जो शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, खनिज ये सब लाने लगे थे, यानी कि मंदिरों में लग गए थे ऐसे कामों के लिए। ठीक है। शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कांसे यानी कि जो टिन होता है। ठीक है। टिन। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया। बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने, चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने का काम सीख लिया था। इनके जो शिल्पकार होते थे, यानी कि जो हाथ से बनाते थे, उन्होंने क्या करा, कांसे से औजार बना लिया। ईंटों से क्या करा, यानी कि वासुदेवों ने क्या करा, ईंटों से स्तंभ बना लिए।
बड़े बड़े कमरे जो थे, छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने लगे। इनकी छत का बोझ यानी कि जो आप सामान रखते थे छत पर, क्योंकि वहाँ उस समय क्या होता था, बस बेस जो था वो ही पक्की ईंटों से बनाया जाता था और बाकी जो था वो कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। इसलिए ज़्यादा वज़न ना पड़े, इसलिए क्या करते थे, उन्होंने शहतीर बनाने शुरू कर दिए। चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने लगे और पकाने का काम करने लगे। ठीक है। मूर्तिकला के शहर क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। प्रौद्योगिकी के एक मिनट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या बदलाव आया? शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ और यह था कुम्हार का चाक का निर्माण। इसने दर्जनी एक जैसे बर्तन आसानी से बनाने सीखा। यानी कि प्रौद्योगिकी शहर में जो महत्वपूर्ण विकास का जो स्रोत था वो था कुम्हार का चाक। अब इसका मतलब है, आपने देखा होगा कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आपने कुछ इस प्रकार के देखा होगा, जो यहाँ पर क्या करते थे, मिट्टी से इनकी जो कुम्हार होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर ये क्या करता था, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता था, है ना, ऐसे ऐसे घूमता था, तो क्या था वो चाक, कुम्हार का चाक कहते थे। इससे क्या होगा, बर्तन बनाने में आसानी हो गई। ठीक है, बर्तन बनाने में आसानी हो गई। अब शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था। अब शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था था क्या? तो सामाजिक व्यवस्था के वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के छोटे वर्ग के केंद्रित था। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बहुमूल्य चीज़ें जैसे आभूषण हो जाते हैं, सोने के पात्र हो जाते हैं, सीपियाँ, गहने, लकड़ी के वाद्य यंत्र, ये सभी काफ़ी मात्रा में उर के राजाओं और रानियों के कब्रों में समाहित थे और उनके साथ ही दफनाए जाते थे। यानी कि लोग क्या करते थे कि जो बड़े दौलत वाले लोग थे ना, तो जो बड़े दौलत वाले लोग थे वो क्या करते थे, अपने कब्र के साथ आभूषण, सोने के पात्र, सीपियाँ जैसी जो लकड़ी के वाद्य यंत्र जैसी कीमती वस्तुओं को अपने साथ ही दफना लेते थे। कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार का आदर्श था। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बहन भाई होते थे। ठीक है, यानी कि जब भी कहीं पर भी शादी होती थी ना, तो क्या होता था, जब बहू या बेटे की शादी होती थी तो उन्हें खुद का घर लेना पड़ता था, वो वहाँ पर नहीं रह सकती, यानी कि वह जॉइंट फैमिली नहीं रहती थी। पिता परिवार का मुख्य होता था। एक शादीशुदा बेटा और उसके परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहता था। क्या एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। ठीक है, ठीक है। फिर विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। ये सब पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर शादी कैसे चलती थी। यानी कि पहले क्या होता था, वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती थी, एकल परिवार, और विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती। वधू के माता यानी कि जो लड़की होते थे, लड़की के माता पिता क्या करते, उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। उसके बाद जो लड़के के पक्ष वाले लोग थे वो लड़की वालों को उपहार देते थे। विवाह की रस्में जब पूरी हो जाती थी, जब दोनों पक्षों के ओर से उपहार का आदान प्रदान किया जाता था, वह एक साथ बैठकर भोजन करते, फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते। तो ये था कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया में समाज था कि वहाँ पर एकल परिवार रहता था और शादीशुदा बेटा अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन बाद में उन्हें अलग कर दिया जाता था। जब तक उनका घर नहीं होता था खुद का, तब तक वह उनके साथ ही रहते थे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ही हो गए जो अपने पिता या अपने बेटों को अपने पास रख लेते थे। फिर वो क्या करते थे, जब शादी विवाह की घोषणा की जाती थी, जो लड़की वाले होते थे वो माता पिता जो थे वो उसको सहमति दे देते थे, और लड़के वाले क्या करते थे, लड़की वालों को उपहार देते थे। जब दोनों पक्षों में उपहार का आदान प्रदान हो जाता था तो वो एक साथ रस्में पूरी हो जाती थी, तो फिर एक साथ बैठकर भोजन करते थे और मंदिरों में भेंट चढ़ाते थे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पार्ट 4 को ख़त्म। पार्ट 5 को, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो पार्ट 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी और पार्ट 5 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बाय बाय और
जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स को देख लेना।